रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। जैसा कि नाम से क्लियर है, इस टाइप की बियरिंग में कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो मोशन होता है वो रोलिंग नेचर का होता है इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कोई भी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है: इनर रिंग, आउटर रिंग, केज और रोलिंग एलिमेंट। बियरिंग के सबसे अंदर वाले एलिमेंट को कहा जाता है इनर रिंग या फिर इनर रेस। सबसे बाहर वाले एलिमेंट को आउटर रिंग या आउटर रेस। आउटर रेस और इनर रेस के बीच में ढेर सारे बॉल्स या फिर ढेर सारे रोलर्स लगे होते हैं। इन बॉल्स को और रोलर्स को कहा जाता है रोलिंग एलिमेंट, क्योंकि यही वो एलिमेंट हैं जो इनर रेस और आउटर रेस के बीच में रोलिंग करते हैं। रोलिंग एलिमेंट को एक दूसरे से बराबर दूरी पर बनाए रखने के लिए केज का यूज किया जाता है। केज को रिटेनर भी कहा जाता है। अब एज पर रिक्वायरमेंट इनर रेस और आउटर रेस में से कोई भी एक स्टेशनरी हो सकता है, यानी कि वो रोटेट नहीं करेगा, जबकि दूसरा रोटेट करने के लिए फ्री होगा। जनरली ये होता है कि हम शैफ्ट को माउंट करते हैं इनर रेस के अंदर, और शैफ्ट के रोटेशन के साथ इनर रेस भी रोटेट करती रहती है, जबकि आउटर रेस हाउसिंग में स्टेशनरी होती है। जैसा कि हम इस एनिमेशन में देख सकते हैं, आउटर रेस बिल्कुल स्टेशनरी है। सबसे सेंटर पे शैफ्ट रोटेट कर रहा है, उसके साथ इनर रेस भी रोटेट कर रही है अपनी एक्सेस के अबाउट। इनर रेस के रोटेशन के साथ बॉल्स भी रोटेट कर रहे हैं। बॉल्स के यहाँ पे 2 टाइप के मोशन है, एक तो अपने खुद के एक्सेस के अबाउट और दूसरा सेंटर ऑफ शैफ्ट के अबाउट। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग एलिमेंट रोलिंग बियरिंग 2 टाइप्स के होते हैं। अगर इनर रेस आउटर रेस के बीच में बॉल्स यूज किए गए हैं तो उसे हम कहेंगे बॉल बियरिंग। अगर रोलर्स यूज किए गए हैं तो हम उसे कहेंगे रोलर बियरिंग। यानी कि रोलिंग बियरिंग के अंदर बॉल बियरिंग भी आती है और रोलर बियरिंग भी आती है। इसको हम इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। फर्स्ट फिगर है बॉल बियरिंग का, जिसमें बॉल्स यूज हुई हैं, और सेकंड फिगर है रोलर बियरिंग का, जिसमें रोलर्स यूज किए गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में ऐसी सारी बियरिंग जिनमें मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता था, जैसे कि स्लीपर बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, कॉलर बियरिंग, इन सारी बियरिंग में शैफ्ट और बियरिंग के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट होता था। लेकिन हम देख सकते हैं रोलिंग बियरिंग में अगर बॉल्स यूज किए गए हैं तो बॉल्स रेस के साथ एक पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं, और अगर रोलर्स यूज किए गए हैं तो रोलर्स रेस के साथ लाइन कांटेक्ट बनाते हैं। यानी कि स्लाइडिंग बियरिंग से कम कांटेक्ट होता है रोलिंग बियरिंग में। और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जितना कम कांटेक्ट रहेगा उतना ही कम फ्रिक्शन को विथस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जितना कम कांटेक्ट होगा उनके बीच में फ्रिक्शन भी उतना ही कम होगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़े ही इजीली मूव कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पावर हमको कम यूज करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, यानी कि पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन विल बी लेस। तो रोलिंग बियरिंग में कांटेक्ट बहुत कम होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसीलिए इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में कितने टाइप्स के लोड लगते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स के लोड लगते हैं। एक तो रेडियल लोड, जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शैफ्ट लगता है। इसकी टेंडेंसी होती है रोलिंग एलिमेंट को कंप्रेस करने की। दूसरा लोड होता है एक्सियल लोड, जिसे थ्रस्ट लोड भी कहा जाता है। ये लगता है अलोंग द एक्सिस ऑफ शैफ्ट, और इसकी टेंडेंसी होती है रेसेस के
प्लेन को शिफ्ट करने की। जैसा कि आप बॉटम फिगर को देख सकते हैं, फिगर ए में रेडियल लोड बॉल को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि फिगर बी में एक्सियल लोड आउटर रेस और इनर रेस के प्लेन को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक्सियल लोड और रेडियल लोड का एक रिजल्टेंट लोड भी एक्टिंग करने लगता है जब दोनों लोड कॉम्बिनेशन में आते हैं। इसके बाद थ्रस्ट बॉल बियरिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का काम होता है एक्सियल लोड को या थ्रस्ट लोड को सपोर्ट करना। ये कभी भी रेडियल लोड को सपोर्ट नहीं कर सकती, ये उसी लोड को सपोर्ट करेगी जो अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट लग रहा हो। ये लो स्पीड और मीडियम स्पीड पे ही परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि हाई स्पीड होने पे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से बॉल्स बाहर की तरफ एग्जिट होने लगती हैं और ये फेल हो जाती है। अब हम ऐसी बॉल बियरिंग्स के बारे में बात करेंगे जो रेडियल लोड को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं, जैसे सिंगल रो, फीलिंग नॉच टाइप, डबल रो, सेल्फ अलाइनिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस बियरिंग में बॉल्स की एक सिंगल रो बनती है जो पूरे पेरिफेरी पे रेस के लगी होती है। इसको हम फिगर नंबर 1 से भी समझ सकते हैं। इस टाइप की बियरिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस टाइप की बियरिंग में बॉल्स की एक सिंगल रो बनती है अलोंग द पेरिफेरी ऑफ रेस। फिगर नंबर 1 में देखिए, इसमें जो रेसेस होते हैं यानी कि इनर रेस और आउटर रेस, वह बिल्कुल फ्लैट नहीं होते, बल्कि दोनों पे ग्रूव्स बने होते हैं और इनके बीच में बॉल्स को प्लेस किया जाता है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर ग्रूव्स बन गए और उसमें बॉल को प्लेस किया गया है, तब तो पॉइंट कांटेक्ट यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ या तो लाइन कांटेक्ट या तो सरफेस कांटेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बियरिंग को डिजाइन करने में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जो बॉल्स के रेडियस हैं वो ग्रूव के रेडियाई ऑफ कर्वेचर से हमेशा कम हो। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ग्रूव कट होने के बावजूद भी रेस के साथ बॉल्स का पॉइंट कांटेक्ट है। अब बात ये आती है कि हमको ग्रूव बनाने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि हमने बॉल को रिटेनर से ऑलरेडी होल्ड करके रखा था। तो इसका आंसर ये है कि ग्रूव बनाने से सेम साइज की अगर बियरिंग है तो उसमें हम लार्ज साइज का बॉल प्लेस कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ से हम ग्रूव फिनिश कर दें और सेम साइज का हमको बॉल लगाना होगा तो इस बियरिंग की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ग्रूव से फायदा ये है कि हम बेटर साइज यानी बिगर साइज का एक बॉल यूज कर सकते हैं और उस बॉल से हम इस बियरिंग को बना सकते हैं। और जितनी बड़ी बॉल की साइज होगी और जितना नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी बॉल बियरिंग की। तो डीप ग्रूव की वजह से इस बियरिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ये है कि डीप ग्रूव होने की वजह से ये बियरिंग दोनों टाइप के लोड सस्टेन कर सकती है, रेडियल लोड भी और एक्सियल लोड भी। जैसे रेडियल लोड जब लगेगा तो इनर रेस और बॉल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना के लोड को सपोर्ट कर देंगे। ऐसे ही जब एक्सियल लोड लगेगा, मान लीजिए कि लेफ्टवर्ड एक्सियल लोड लग रहा है, तो ये बॉल्स ग्रूव के लेफ्ट वाले पोर्शन पे जाके एक सपोर्ट दे देगी, जिससे कि एक्सियल लोड को भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही अगर एक्सियल लोड राइटवर्ड लगता है तो ये बॉल ग्रूव के
राइट वाले साइड पे जाके एक दूसरे को सपोर्ट कर देगी, जिससे कि राइटवर्ड लगने वाला एक्सियल लोड भी सपोर्ट पा जाएगा। इस बियरिंग की सबसे खास बात यह है कि हम हाई स्पीड पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो शाफ्ट की परमिसिबल स्पीड होती है वो डिपेंड करती है बियरिंग के टेम्परेचर राइज पे। अब चूंकि इस बियरिंग में पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी कम है। जब फ्रिक्शन कम है तो टेम्परेचर राइज भी कम होगा, इसलिए हम हाई स्पीड पे इसको बड़े ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी बियरिंग है जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज होती है लगभग हर एप्लीकेशन पे जहां हाई स्पीड रिक्वायर्ड होती है। पॉइंट कांटेक्ट की वजह से इस बियरिंग में नॉइज भी कम होता है। अब बात करते हैं फीलिंग नॉच टाइप रेडियल बॉल बियरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइप की बियरिंग में आउटर रेस और इनर रेस दोनों पे नॉचेस बनी होती हैं, और इस नॉच के थ्रू हम एक्स्ट्रा बॉल सप्लाई कर सकते हैं रेसेस के अंदर, जिससे कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। इसके बाद डबल रो बॉल बियरिंग, इसमें बॉल्स की 2 रो बनती है, तो ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बॉल्स इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शाफ्ट में डिफ्लेक्शन होता है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट होता है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर नंबर 2 में। इनिशियली शाफ्ट स्ट्रेट था, बाद में किसी वजह से उसमें एंगुलर मिसअलाइनमेंट हुआ और वो किसी भी अल्फा डिग्री से अपने ओरिजिनल पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग्स होती हैं, इसमें जो आउटर रेस है उसकी डिजाइन कुछ ऐसी होती है कि बॉल्स अपने आप को एडजस्ट करती हैं, जिससे कि ये शाफ्ट के एंगुलर मिसअलाइनमेंट को परमिट कर देते हैं। लेकिन ये मिसअलाइनमेंट यानी कि इंक्लिनेशन 2 से 3 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये उस मिसअलाइनमेंट को अलाउ कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, फिगर नंबर 3। इस बियरिंग का डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि इसमें आउटर रेस को इनर रेस के रिस्पेक्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि देखिए फिगर में डिस्प्लेसमेंट हो गया है आउटर रेस का इनर रेस के रिस्पेक्ट में। इसका फायदा ये मिलता है कि इस टाइप की बियरिंग रेडियल लोड को और एक्सियल लोड को, दोनों तरह के लोड को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सियल लोड का रिजल्ट यही होता है कि वो आउटर रेस के और इनर रेस के प्लेन को चेंज कर देती है। तो फैसिलिटी यहाँ पे पहले से ही दे दी गई है। तो ये थे टाइप्स ऑफ रेडियल बॉल बियरिंग्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोलर बियरिंग्स। इसमें है सिलेंड्रिकल रोलर, स्फेरिकल रोलर, नीडल रोलर और टैपर्ड रोलर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोलर। सिलेंड्रिकल रोलर उस रोलर को कहते हैं जिसकी लेंथ उसके डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो। ये एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है कितना होना चाहिए, लेकिन डायमीटर में और लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए बस। इस टाइप के रोलर का जो फ्रिक्शन होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी डायमीटर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कॉन्टैक्ट लेंथ भी कम होगा, और कॉन्टैक्ट लेंथ जितना कम होगा फ्रिक्शन भी उतना कम होगा। इस टाइप की बियरिंग हाई स्पीड के लिए यूज की जाती हैं। इसके बाद आते हैं स्फेरिकल रोलर। स्फेरिकल रोलर का भी पर्पज वही है जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग का पर्पज है। इसमें इनर रेस और आउटर रेस को ऐसा शेप दिया गया है, और उसके बीच में एक स्फेरिकल रोलर, मतलब ये है तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेकिन इसको एक स्फेरिकल शेप दिया गया है, जिससे कि शाफ्ट का एंगुलर मिसअलाइनमेंट होने पर ये उसको
सपोर्ट कर दे, उसको परमिट कर दे थोड़े बहुत एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीडल रोलर। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, नीडल रोलर उस सिलेंड्रिकल रोलर को कहते हैं जिसकी लेंथ उसके डायमीटर से 4 गुना या उससे भी ज़्यादा हो। यानी कोई ऐसा सिलेंड्रिकल रोलर जिसकी लेंथ उसके डायमीटर से 4 गुना हो या उससे भी ज़्यादा हो, ऐसे सिलेंड्रिकल रोलर को हम बोलेंगे नीडल रोलर। तो ये क्यों फायदेमंद होता है, इसको हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि फिगर नंबर 2 और 3 में देखिए, यहाँ पे मैंने 2 बियरिंग्स डिजाइन की हैं जिनके इनर रेस का साइज सेम है। देखिए शाफ्ट का साइज सेम है और इनर रेस का साइज सेम है। अब इसी इनर रेस के पेरीफेरी पे हमको लगाना है सिलेंडर्स। पहले वाले फिगर में हमने लगाया सिलेंड्रिकल रोलर और दूसरे पे लगाया हमने नीडल रोलर। अब चूंकि सिलेंड्रिकल रोलर का जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, इसलिए हम इस इनर रेस के पेरीफेरी पे कम सिलेंडर ही प्लेस कर पाएंगे। जबकि नीडल रोलर का डायमीटर कम होता है तो हम सेम पेरीफेरी पे मोर नंबर ऑफ रोलर्स प्लेस कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा रोलर हम प्लेस कर सकते हैं उतना ज़्यादा ही लाइन कांटेक्ट बनेगा। और वैसे भी जो ये रोलर बियरिंग है, इसमें जो नीडल रोलर है इसकी लेंथ वैसे भी ज़्यादा है। तो एक तो लेंथ ज़्यादा है, ऊपर से नंबर ऑफ रोलर्स ज़्यादा हो गए, यानी कि टोटल कांटेक्ट लेंथ बढ़ गया। और जितना ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेबिलिटी होगी बियरिंग की। फ्रिक्शन भले बढ़ जाए लेकिन लोड कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए नीडल रोलर बियरिंग की कैपेबिलिटी सिलेंड्रिकल रोलर से हमेशा ज़्यादा होती है। फिर आखिर में डिस्कस करते हैं टैपर्ड रोलर। टैपर्ड रोलर इस ढंग से डिजाइन किए गए हैं, इनके आउटर रेस पे और इनर रेस पे कोन का सेगमेंट बना होता है। और जब इस पर हम टैपर्ड रोलर माउंट कर देते हैं और उसके बाद कॉनिकल सरफेस, जो रेसवेज की कॉनिकल सरफेस है, उसके टेंजेंट एक लाइन खींचते हैं और रोलर की एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचते हैं, तो आगे चल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसी ढंग से पूरे पेरीफेरी पे रोलर्स लगे होते हैं। अगर हम सबको आगे बढ़ाएंगे तो आगे आके एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, वो पॉइंट होगा एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। और ये प्योर रोलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इस ढंग के रोलर्स को यूज किया जाता है रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों को टेक करने के लिए। जैसा कि हम फिगर नंबर 4 में देख सकते हैं, जब इस तरह की बियरिंग ऑपरेट होगी तो एक रिजल्टेंट लोड एक्ट करेगा, डबल रिजल्टेंट, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल लोड और रेडियल लोड। तो इस टाइप की बियरिंग दोनों टाइप की लोड को सपोर्ट कर सकती है। अब चूंकि यहाँ पे एक्सियल लोड भी एक्ट कर रहा है, तो हमको एक्सियल लोड को बैलेंस करने के लिए 2 रोलर्स लगाने पड़ेंगे। यानी कि इस केस में डबल टैपर रोलर यूज करना पड़ेगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ रोलर बियरिंग्स। थैंक यू वेरी मच।